जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लासेस में। दोस्तों, इस इस क्लास में हम संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम को कर रहे हैं, जिसमें हम पहले से 2 टॉपिक करा चुके हैं। 2 टॉपिक इसमें करा चुके हैं। आज का टॉपिक है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, तो ये चर्चा में क्यों रहा? तो हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई की स्वायत्तता एवं राजनीतिक दलों की आंतरिक प्रणाली को में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु संसद ने एक निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किया है। प्रमुख बिंदु क्या है इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। ध्यातव्य है कि यह विधेयक ऐसे समय में आया जब हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में जल्दबाजी प्रश्न उठाया था। इस विधेयक के तहत अधिकांश राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को अपारदर्शी बताते हुए राजनीतिक दलों के कामकाज को पारदर्शी, जवाबदेह और नियम आधारित बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। इसमें प्रस्तावित सुधार हैं। चुनाव आयोग की स्वायत्तता संविधान संशोधन अधिनियम 2022 नामक इस विधेयक के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है। नियुक्ति इसके तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक पैनल के गठन का प्रस्ताव किया गया है। इस पैनल में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता, राज्यसभा से नेता प्रतिपक्ष या सदन के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। अगला पॉइंट है कार्यकाल। इसके तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल को उनकी संबंधित नियुक्तियों की तारीख से 6 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए निर्धारित करने तथा क्षेत्रीय आयुक्तों के लिए इसे 3 वर्ष की निश्चित अवधि करने का प्रस्ताव किया गया है। अगला पॉइंट है साथ ही निर्वाचन आयुक्तों को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया एवं शर्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के समान ही रखा जाना चाहिए। अगला पॉइंट है अन्य सुधार है। इसमें अन्य सुधार इस विधेयक के तहत यह भी प्रस्तावित किया गया है कि सेवानिवृत्त के बाद निर्वाचन आयुक्तों को भारत सरकार, राज्य सरकार या भारतीय संविधान के तहत किसी भी पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाना चाहिए। अगला आंतरिक राजनीति। इस विधेयक के तहत भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 328 ए शामिल करने की मांग की गई, जिसके माध्यम से निर्वाचन आयोग को पंजीकृत राजनीतिक दलों के संविधान के अनुसार उनके आंतरिक चुनावों की विनियमित करने, निगरानी करने और पर्यवेक्षण करने का अधिकार दिया जा सके, जब तक कि निर्वाचन आयोग द्वारा इस संदर्भ में एक आदेश आंतरिक संहिता निर्धारित नहीं की जाती। इस विधेयक के तहत निर्वाचन आयोग को तभी पंजीकृत राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को विनियमित करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करने की मांग की गई है। आगे देख लेते हैं, आगे इसके पॉइंट क्या दे रखे हैं। आगे इसके पॉइंट है इसके तहत यह भी मांग की गई कि यदि राजनीतिक दल अपने आंतरिक कामकाज के संबंध में आयोग के निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं तो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के रूप में उनकी मान्यता वापस लेने का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। अगला है भारतीय निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के कार्यालय के चुनावों के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित होगी। अगला है हालांकि राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। वर्ष 1950 में ईसीआई की स्थापना के बाद से 15 अक्टूबर 1989 तक यह मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में एकल सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के कारण निर्वाचन आयोग के
बढ़े हुए कार्य के दबाव को कम करने के लिए 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति द्वारा 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। आयोग में एक ECEC और दो ECS होते हैं। CEC और ECS की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होता है। CEC एवं ECCS को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। इसमें शक्तियाँ: संसद द्वारा पारित परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के क्षेत्रीय सीमा का निर्धारण करना है, मतदाता सूची तैयार करना और समय समय पर संशोधित करना तथा सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना। चुनाव आयोग के कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना और नामांकन पत्रों की जांच करना, ये इसकी शक्तियाँ हैं। अगला है विभिन्न राज्यों दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, जरूरत पड़ने पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराना, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करना, संसद सदस्यों की सदस्यता को रद्द करने में संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देना। इसकी चुनौतियाँ इसमें क्या क्या हैं? इसमें चुनौतियाँ हैं। नियुक्ति: वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ऐसे में कई बार ECI की निष्पक्षता को लेकर भी प्रश्न उठते हैं। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। हालांकि इनके तहत नियुक्तियों के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। अगला पॉइंट है उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 324 के माध्यम से निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में संसद द्वारा एक कानून बनाने की परिकल्पना की थी, जिसे पिछले वर्ष 75 वर्षों में नहीं किया गया। इसका कार्यकाल हाल में वर्षों में CEC का छोटा कार्यकाल है। निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार के मार्ग में एक बड़ी बाधा बनकर उभरा है। गौरतलब है कि वर्ष 2004 से किसी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। स्वायत्तता का अभाव: वर्तमान में निर्वाचन आयोग अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए भारत की संचित निधि की बजाय केंद्र सरकार पर निर्भर रहता है, जो कई मामलों में इसकी स्वायत्तता को प्रभावित करता है। अगला इसमें कार्यबल का अभाव: निर्वाचन आयोग के पास अपना स्टाफ नहीं है। ऐसे में प्रत्येक चुनाव के दौरान ECI को केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगला इसमें पॉइंट आंतरिक लोकतंत्र: ECI की भूमिका आंतरिक चुनावों पर पार्टियों को सलाह देने तक सीमित है, परंतु आंतरिक लोकतंत्र को लागू करने या पार्टी के वित्त को विनियमित करने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें यह एक संभावित प्रश्न। एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु संभाव्य संविधान के तहत भारत के निर्वाचन आयोग को की दी गई शक्तियों का उल्लेख करते हुए निर्वाचन आयोग में सुधार की आवश्यकता और इससे जुड़े प्रयासों पर चर्चा कीजिए। ये इसका संभावित प्रश्न है। ये क्लास यहीं तक है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? टॉपिक होगा कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद। ये हमारा अगला टॉपिक होगा। तब तक के लिए जय हिंद।